हाँ जी, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के बारे में कुछ छोटी-छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातें। लेकिन आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ में आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आज से पहले जो हमने पढ़ाया है, लैंडमार्क क्या होता है, नोशन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशन का इनसे क्या रिलेशन है, इसके बारे में आप पहले जान लें, इससे पहले की जो वीडियोज़ हैं उनमें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले बेसिक, कुछ बेसिक प्रीपोजिशन जो आपने पता, जो जितनी भी सारी प्रीपोजिशन होती है, जैसे ओ, फॉर, ये सारी वगैरह। दूसरी होती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड प्रीपोजिशन जैसे आपने पढ़ा होगा अराउंड, अक्रॉस, अलोंग, असाइड, लेकिन ये ऐसी है नहीं। यहाँ पर जो अराउंड है, अराउंड में जो ए है, ये ए जो है वो तीन तरीके से बिहेव करता है। कभी ये एट की तरह बिहेव करेगा, कभी ऑन की तरह, कभी इन की तरह। मतलब ये एट प्लस राउंड, ऑन प्लस राउंड, इन प्लस राउंड, इन का मीनिंग देगा। एट का मीनिंग प्लस राउंड का मीनिंग, ऑन का मीनिंग प्लस राउंड का मीनिंग, इन का मीनिंग प्लस राउंड का मीनिंग। इसी तरीके से अक्रॉस, अलोंग, असाइड, ये सारी होती हैं। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ए पाथ अराउंड एन ऑब्स्टेकल। अब यहां पर जो अराउंड है ये बिहेव कर रहा है एट प्लस राउंड की तरह। ए रिंग अराउंड यूर फिंगर। अब यहां पर जो अराउंड है ये बिहेव करेगा ऑन प्लस राउंड की तरह, क्योंकि ए रिंग ऑन योर फिंगर होता है ना, उस तरीके से। दे स्वम अराउंड द लेक। अब यहां पर अराउंड जो है वो बिहेव करेगा इन प्लस राउंड, क्योंकि दे स्वम इन द लेक भी होता है इस तरीके से। दे फ्लाई अक्रॉस ए बाई। अब यहां पर जो अक्रॉस है वो बिहेव करेगा एट प्लस क्रॉस की तरह। रोल द पेंट अक्रॉस द वॉल। अब यहां पर जो अक्रॉस है वो बिहेव करेगा ऑन प्लस क्रॉस। मतलब यहां पर ऑन का मीनिंग भी आपको लगाना होगा और क्रॉस का मीनिंग भी। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स अक्रॉस द यूएसए। अब यहां पर जो अक्रॉस है ये बिहेव करेगा इन प्लस क्रॉस की तरह, इस तरीके से। इसी तरीके से जो दूसरी होती है बी साइड, बी लो। अब यहाँ पर ये बी है, बी, बी फोर, बी नथ। यहाँ पर जो बी है ये हमेशा बिहेव करेगा किसके, बाई की तरह, यानी बी बाई। तो यहाँ पर बाई का मीनिंग प्लस साइड का मीनिंग, बाई का मीनिंग प्लस लो का मीनिंग, बाई का मीनिंग प्लस फोर का मीनिंग, बाई का मीनिंग प्लस नीथ का मीनिंग, इस तरीके से। थर्ड जो कैटेगरी होती है, थर्ड कैटेगरी में दो दो प्रीपोजिशन का एक साथ होता है, जैसे ऑन और टू। तो यहाँ पर ऑन और टू, इन दोनों के नोशन जो जो लॉजिक्स हैं वो लगेंगे। ऑन का लॉजिक भी लगेगा और टू का लॉजिक भी। ऐसे ही इन का लॉजिक भी और टू का लॉजिक भी। इन जो दर्शाता है, जो दिखाता है वो भी, और टू जो दिखाता है, दोनों कंबाइन होके एक साथ, इस तरीके से। थर्ड जो होता है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जो होती हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है जब जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो भी इसी तरीके से दिखते हैं कभी कभी। और वो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वो एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह या नाउन की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये प्रीपोजिशन की तरह ही बिहेव करते हैं। इससे अगली जो कैटेगरी है वो है वन वे और टू वे। अब वन वे और टू वे, ये जो प्रीपोजिशन होती है इनका चक्कर ये है कि जो वन वे प्रीपोजिशन होती है, वन वे जो प्रीपोजिशन होती है वो हमेशा सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन और लैंडमार्क, यानी सब्जेक्ट से प्रीपोजिशन, लैंडमार्क, यानी लेफ्ट टू राइट ही फ्लो करती है, हमेशा लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ फ्लो करती है। लेकिन वहीं पर जो टू वे प्रीपोजिशन होती है, ये सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, लैंडमार्क, ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरीके से बिहेव करते हैं। कई बार ये सेंटर टू राइट और सेंटर टू लेफ्ट भी बिहेव करती हैं। इसीलिए जो टू वे प्रीपोजिशन होती है ये ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है हमें। ये इनको समझना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। जो टू वे प्रीपोजिशन होती है वो पांच ही होती है, ऑफ, फॉर, आउट, अप, डाउन। उसके अलावा जो भी सारी प्रीपोजिशन बची हुई है वो सारी की सारी वन वे होती है। ट्रांजिटिव प्रीपोजिशन और इंट्रांजिटिव प्रीपोजिशन, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली, क्योंकि बहुत सारी प्रीपोजिशन होती है जो ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव भी। इसलिए तो जब प्रीपोजिशन ट्रांजिटिव की तरह काम करती है तो ये एक वर्ब की तरह होती है और उनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। लेकिन वहीं पर जब प्रीपोजिशन इंट्रांजिटिव होती है तो वो एडवर्ब की तरह या एडजेक्टिव की तरह अपना मीनिंग कन्वे कर सकती हैं, उनको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। अब हम देखते हैं वैगुनेस ऑफ
प्रीपोजिशन यानी अस्पष्टता। तो प्रीपोजिशन में जो अस्पष्टता होती है, कंफ्यूजन जो होती है, वो दो तरीके से हो सकती है। पहला, कनेक्शन बिटवीन प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन में आपस में जो संबंध होता है उसके कारण। दूसरा, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड लैंडमार्क यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क के कुछ अस्पष्ट मीनिंग होते हैं उनके कारण। अब पहला जो हम देखते हैं वो उसमें तीन तरीके के होते हैं। पहला, टच। दो प्रीपोजिशन में आपस में कुछ इस तरीके का रिलेशन जब हो, मींस दैट टू और मोर प्रीपोजिशन शेयर ए मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट बट यू कैन नॉट चेंज, यानी कि दो प्रीपोजिशन सेम मीनिंग और सेम कॉन्टेक्स्ट देती हैं, लेकिन हम उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते बगैर सेंटेंस में और कुछ चेंज किए, यानी सेंटेंस में भी कुछ बदलाव करना होगा। जैसे, 3 अनआइडेंटिफाइड पर्सन रोब्ड हिम ऑफ हिज मनी, 3 अनआइडेंटिफाइड पर्सन स्टोल हिज मनी फ्रॉम हिम। अब यहाँ पर जो ऑफ और जो फ्रॉम है वो आपस में टच कर रही हैं, इनके मीनिंग टच कर रहे हैं, मतलब इनके मीनिंग भी सेम है, कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, लेकिन इन दोनों को इंटरचेंज करने के लिए हमें सेंटेंस में कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे जब हमने ऑफ को यूज किया तो हमारे पास जो वर्ब आई वो रोब आई, और इसका जो सब्जेक्ट है वो हिम है, वहीं इसका जो लैंडमार्क है वो इज मनी है। वहीं पर अगर हम देखते हैं फ्रॉम जब हमने यूज किया तो यहाँ पर जो वर्ब आई वो स्टोल आई, यहाँ पर जो लैंडमार्क था वो यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर लैंडमार्क बन गया, इस तरीके से। दूसरा जो होता है, जब दो प्रीपोजिशन आपस में ओवरलैप करती हैं, मींस दैट टू और मोर प्रीपोजिशन इंटरचेंजेबल इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट द मीनिंग डजंट चेंज बट स्लाइटली डिफरेंट फील। इसका मतलब ये है कि जब दो प्रीपोजिशन आपस में ओवरलैप करती हैं तो उनके मीनिंग, उनके कॉन्टेक्स्ट सब कुछ सेम होता है, लेकिन उन सेंटेंस को जो हम फील करते हैं तो उस फीलिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे, दे जंप इन इनटू द वाटर। अब यहाँ पर इन और इनटू दोनों ही ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ इन यूज करेंगे तो उसमें कुछ इस तरीके की फीलिंग होगी। जैसे मान लो आप इस तरीके से, जैसे आप स्विमिंग पूल में है, पानी थोड़ा कम है और आप उस पानी में जंप कर रहे हैं, अप डाउन अप डाउन, तो पानी से बाहर निकलना और कम जो दोबारा उसमें जंप करना, उसमें जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए हमने इन यूज किया। वहीं पर जब हम इनटू यूज करते हैं तो वो इस तरीके की फीलिंग देगा, जैसे आप स्विमिंग पूल से बाहर जा रहे हैं फिर आप जंप कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं फिर जंप कर रहे हैं, तो बाहर जाना और अंदर आना, इसमें जो टाइम है और जो डिस्टेंस है वो दोनों ही बढ़ जाएगी, और उस मोमेंट के लिए हमने यहाँ टू लगाया, तो यहाँ इन और टू, इन दोनों का जो मीनिंग है, जो लॉजिक है वो यहाँ कन्वे होगा, बस इतना अंतर आएगा। दूसरा, वाज दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल टू फॉर यू। अब ये जो सेंटेंस है ये टू और फॉर दोनों के साथ ही ठीक है, लेकिन जब हम टू यूज करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन है ये सब्जेक्ट है, दिस इंफॉर्मेशन ये सब्जेक्ट है, यू यहाँ पर लैंडमार्क है। जब हम टू यूज करेंगे तो फीलिंग इस तरीके की आएगी कि जो लैंडमार्क है वो इस सब्जेक्ट का रिसिपिएंट है, रिसीवर है। वहीं पर जब हम फोर यूज करेंगे तो जो फीलिंग आएगी वो ऐसी आएगी कि जो लैंडमार्क है वो इस सब्जेक्ट का रिसिपिएंट तो है ही, प्लस में ये इसका बेनिफिशियरी भी है। जब हम फोर यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन को जो लैंडमार्क है वो खुद यूज करेगा अपने फायदे के लिए, वहीं टू के साथ ऐसा नहीं है। इसकी जो थर्ड कैटेगरी है वो है रेफरेंशियल डिस्टिंक्शन। मतलब जो कंफ्यूजन होती है वो इस तरीके की होती है कि हमें पता नहीं चल पाता कि जो प्रीपोजिशन है वो किस चीज को रेफर कर रही है। जैसे, हेयर इज ए नाइस पिक्चर ऑफ दिल्ली, हेयर इज ए नाइस पिक्चर फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है नाइस पिक्चर, सब्जेक्ट है नाइस पिक्चर, लैंडमार्क है दिल्ली, लैंडमार्क है दिल्ली, सब कुछ सेम है, लेकिन ऑफ और फ्रॉम अलग अलग है। अब यहाँ पर जो आएगा पहला, अगर हम देखते हैं तो इसमें इस तरीके से आएगा, जैसे आपके पास एक पिक्चर है और उस पिक्चर का कंटेंट है दिल्ली, मींस जो पिक्चर है उस पिक्चर का कंटेंट में दिल्ली की कोई प्लेस है, जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला, कुछ भी हो सकता है। वहीं जब हम दूसरे सेंटेंस को पढ़ते हैं तो दूसरे सेंटेंस में क्या आता है, जो लैंडमार्क है वो इस सब्जेक्ट का ओरिजिन है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो इस लैंडमार्क से आया है, यानी दिल्ली से आया है। यानी ऐसा हो सकता है कि मान लो आपका कोई रिलेटिव है जो दिल्ली में रहता है, उसने आपको कुछ एक पिक्चर गिफ्ट की, तो वो पिक्चर किसी भी चीज की हो सकती है, इस तरीके से। अब दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड लैंडमार्क, यानी लैंडमार्क और सब्जेक्ट के कुछ अस्पष्ट कई बार मीनिंग होते हैं, उसके कारण कंफ्यूजन होती है। जैसे, पहला, फंक्शनैलिटी यानी कार्यात्मकता, यानी सब्जेक्ट और लैंडमार्क का कौन सा हिस्सा जो है वो काम करने वाला है। जैसे, कंसिडरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड लैंडमार्क दैट रियली मैटर, ए चेयर अंडर ए टेबल। अब जब हम अंडर यहां देखते हैं तो अंडर के हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि जैसे
हमारे पास लैंडमार्क है और लैंडमार्क के कई इन्फ्लुएंस एरिया में सब्जेक्ट है। इसका मतलब तो यही होता है कि लैंडमार्क के नीचे है सब्जेक्ट। लेकिन वहीं हम जनरली जब देखते हैं तो जब चेयर को टेबल के पास लेके आएंगे तो चेयर का कुछ हिस्सा जो है वो टेबल से बड़ा होता है, हाइट में ऊंचा होता है, तो उसके नीचे तो जा नहीं सकती। इसका मतलब तो अंडर गलत है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो टेबल है, टेबल का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ही हमारे काम का है, वही फंक्शनल एरिया है जिस पर हम रख के कुछ यूज करते हैं। वहीं पर जो चेयर है, चेयर का वो हिस्सा जिस पर हम बैठते हैं वो उसका फंक्शनल एरिया है। अब इस तरीके से जब हम उन दोनों को एक साथ लेके आते हैं तो चेयर का बैठने वाला जो हिस्सा होता है वो टेबल के नीचे चला जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर अंडर जो है वो यूज किया और ये ठीक है। दूसरा जो है वो मेटोनमी यानी लक्षणांकार, यानी कई बार जो लैंडमार्क है वो पूरा लैंडमार्क नहीं, उसका एक लक्षण जो है वो लैंडमार्क की तरह काम करता है। जैसे अवर फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू पेरिस हैड ए स्टॉप अवर एट दुबई। अब अगर हम दुबई को ही लैंडमार्क मान लेते हैं दुबई को, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो हमारा प्लेन है वो दुबई शहर के ऊपर उतर गया। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ जो दुबई है वो डिनोट कर रहा है दुबई एयरपोर्ट को। इसी तरीके से हमने एक इडियम्स पढ़ा होगा, बी अंडर सेल। तो यहाँ पर सेल का मतलब क्या है? सेल का मतलब जो पहले जो नाव होती थी, नाव और उस पे जो कपड़े के जो उनको बोलते हैं पाल, पाल बोलते हैं वो। तो जब वो उनको खींच देते हैं तो वो पूरा उसको कवर कर लेते हैं ऊपर से, और उनके ऊपर हवा टकराती है तो वो मूव करती है। और जब अंडर यहाँ यूज है, इसका मतलब ये है कि जो पाल है वो खिंचे हुए हैं, वो खिंचे हुए हैं। तो इसका मतलब, इसका लक्षण ये है कि इसका मतलब वो हवा उससे टकरा रही है और वो जो नाव है वो मूविंग में है, मूविंग इन मोशन, ये इस तरीके से। थर्ड जो है वो रीइफिकेशन यानी वस्तुकरण, थिंगिफिकेशन ऑफ समथिंग एब्स्ट्रैक्ट, यानी लैंडमार्क या सब्जेक्ट कई बार जब एब्स्ट्रैक्ट होता है, सब्जेक्ट और लैंडमार्क जब एब्स्ट्रैक्ट हो और उनको हम मतलब वस्तु के रूप में जब हम दिखाना चाहें, तो हमें ये ध्यान रखना होता है वो हमारे दिमाग की जो वो है कि जो वस्तु है वो 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशन है, किस तरीके से, और उसी तरीके से फिर प्रीपोजिशन का यूज हम करेंगे। जैसे द रोड टू सक्सेस कम्स थ्रू हार्ड वर्क। अब यहाँ पर जो हार्ड वर्क है वो हार्ड वर्क बी लाइक इस तरीके से है कि एक पाइप की तरह से है और जिसमें बहुत सारी मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं वो भरी हुई हैं। हम यहाँ से एंटर करते हैं, इन सभी से मुश्किलों से लड़ते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ बाहर निकलते हैं तो वो सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर थ्रू यूज किया, क्रॉस। सी डिड इट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ लव, तो इसका मतलब यह है कि जो लव है वो लव एक कंटेनर की तरह है, एक कंटेनर की तरह है, और उसने जो एक्शन लिया, सी डिड इट, जो एक्शन लिया वो इस इसके कारण यहां से लेकर आउट ऑफ इस तरीके से लिया, ऐसे। तो यहाँ पर जो ये है ये 3 डायमेंशन है, इसलिए हमने आउट ऑफ यूज किया, इनका उल्टा आउट ऑफ यू। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट आगे जो वीडियो आएगी उनमें हम एक एक करके प्रीपोजिशंस को, इससे आगे यहाँ पे थर्ड जो पार्ट होगा इस पार्ट में हम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का लॉजिक, लॉजिक के साथ उसकी एक फिगरेटिव सेंस और लॉजिक की एक फंक्शनल सेंस, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रीपोजिशन को हम क्लियरली पढ़ेंगे। थैंक यू।